नमस्कार। द विवेक व्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर पिछले कई दिनों से मीडिया में बहुत हो हल्ला मचा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में जिस प्रकार से टकराव की स्थितियाँ पिछले दिनों बनी हुई हैं, उसी विषय पर अगले कुछ मिनटों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे विचार, हमारे वीडियो निरंतर आपको मिलते रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे थे बाबा रामदेव और आईएमए के बीच टकराव की। तो आखिर ऐसी क्या स्थितियां बनी कि इस महामारी के काल में, जबकि पूरी मानवता को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वायरस ने जकड़ लिया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं और उपचार के लिए न चिकित्सक बराबर मिल रहे हैं, न अस्पतालों में जगह मिल रही है और दवाइयों की भी किल्लत हो चुकी है। उस दौर में यदि उपचार की दो पद्धतियां आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो मुझे लगता है किसी का भला नहीं होने वाला, इसमें केवल नुकसान है। और आखिर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अहंकार जो है वो भी इस विवाद का कारण बन सकता है। हमारे यहाँ हम सामान्य रूप से कहते हैं हर एक बात पर चर्चा होती है, विमर्श होता है, संवाद होता है। उस चर्चा, विमर्श और संवाद में से जो अच्छी चीज़ निकलती है, जो समाज के लिए उपयोगी बात होती है, वो बाहर आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, और जिस प्रकार से आईएमए के लोग कहिए या फिर कुछ सामाजिक संगठन कहिए या तथाकथित कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से बाबा रामदेव पर निशाना साधा है या आयुर्वेद पर निशाना साधने का प्रयास किया गया है, यहाँ समझने वाली बात यह है, क्या ये हमला केवल बाबा रामदेव पर है? जी नहीं, ये हमला बाबा रामदेव पर नहीं है, ये हमला है भारतीय परंपराओं पर। आप इस विषय को, इस विचार को ये मत सोचिए कि ये बाबा रामदेव के पक्ष की या समर्थन की बात है। यदि बाबा रामदेव ये कहते हैं कि एलोपैथी का कोई महत्व नहीं है तो मैं इस बात से भी इनकार करता हूं और इस बात से भी मेरा मतभेद है। एलोपैथी का अपना एक महत्व है और आज के इस दौर में यदि किसी व्यक्ति को तुरंत आराम चाहिए, कोई तकलीफ है, तुरंत रिलीफ चाहिए, तो एलोपैथी की ओर ही जाना पड़ता है। यदि सर्जरी की बात होती है तो भी एलोपैथी की ओर ही जाना पड़ता है, और यदि नए रिसर्च, नए शोध की बात होती है उसमें भी एलोपैथी आज के इस दौर में सिरमौर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा रामदेव ने भी जिस प्रकार से एलोपैथी के समक्ष, फार्मा कंपनियों के समक्ष 25 प्रश्न रखे हैं, उन 25 प्रश्नों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज बात चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे बीपी की हो, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, इनके उपचार के लिए क्या इतने वर्षों बाद भी एलोपैथी कोई कारगर तरीका लेकर आई है? और कारगर तरीका छोड़िए, सामान्य बीमारियों में भी, खांसी, जुकाम, बुखार में भी यदि आप एलोपैथी की जो दवाइयाँ लेते हैं उनके शरीर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस तथ्य को भी एलोपैथी भी मानती है, तमाम चिकित्सक भी उस बात को स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप आयुर्वेद की ओर जाते हैं तो वहाँ साइड इफ़ेक्ट जीरो के बराबर है, नगण्य है, शून्य है। तो अपने आप में आयुर्वेद जो एक पुरानी विधा रही है हमारी, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जिस प्रकार से हमला बाबा रामदेव के बहाने भारतीय परंपराओं पर, भारतीय पद्धतियों पर किया जा रहा है, वो सोचने पर विवश करता है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से एक तंत्र खड़ा किया पतंजलि के माध्यम से, एक बहुत सुनियोजित तरीके से वो जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, योग को आगे लेकर आगे बढ़े हैं, योग, आसन, प्राणायाम, और उसके पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया है, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टि से यदि हम विचार करें तो बाबा रामदेव ने ये बहुत बड़ा काम किया है। बाबा रामदेव जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने चर्चित हुए, उसके पहले तक यदि हम बात करें तो अनेक सामाजिक संगठन ये अवश्य कहा करते थे कि हमें स्वदेशी का उपयोग करना है। जी हाँ, स्वदेशी का उपयोग करना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति थी? वो यदि बाजार में टूथपेस्ट खरीदने जाता था तो उसे पता नहीं होता था कि स्वदेशी टूथपेस्ट कौन सा है। वो साबुन खरीदने जाता था तो उसे पता नहीं होता था कि कौन सा साबुन स्वदेशी है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संगठनों ने ये स्वदेशी का मंत्र दिया वे तंत्र नहीं दे पाए, वर्षों तक नहीं दे पाए, लेकिन ये तंत्र देने का काम किया बाबा रामदेव ने। और तकलीफ की बात यह है जब अनेक ऐसे अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहते हैं, तो मेरी इस बात पर घनघोर आपत्ति है। आखिर कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, और इस देश में जितने बड़े बड़े लोग, मैं तो कहता हूँ राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी जो व्यापार करते हैं, क्या उन सबके नाम के आगे किसी ने आज तक लाला लगाया है? यदि लगाइए तो सबके नाम के आगे लगाइए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचार का व्यक्ति हो। और बाबा रामदेव भगवाधारी हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है उनका जो भगवा वेश है वो भी बहुत लोगों को खटकता है। जी हाँ, भगवा, अब ये एक अलग विषय हो जाएगा यदि हम भगवा पर चर्चा करेंगे तो। लेकिन हम बात जिस प्रकार से कर रहे थे कि बाबा रामदेव के बहाने भारतीय परंपराओं पर जो आघात करने की बात है, आयुर्वेद के संदर्भ में हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिछले 40-50 वर्षों में उतने बड़े रिसर्च नहीं हुए, उतने बड़े शोध नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान आज के इस दौर में आयुर्वेद पद्धति के चिकित्सकों को है, उसके अनुसार भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको ठीक करने की दृष्टि से मानिए। और हम ये कहें कि जो राष्ट्र सशक्त होता है, स्वस्थ होता है, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है। एक तरफ आप एलोपैथी, अब उसका महत्व मैंने बताया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जहां आवश्यकता आपको एलोपैथी की नहीं है वहां आप आयुर्वेद का उपचार कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की टकराहट चिकित्सकों के मध्य और उनके मध्य बनी, उसके पीछे क्या कारण है? तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जिस दौर में बाबा रामदेव का प्रभाव बढ़ रहा था, तो बाबा रामदेव ने एक नारा उस समय देश को दिया था, और हमारे में से अधिकांश लोगों को पता होगा, बाबा रामदेव कहा करते थे ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो जो ठंडा मतलब उसके आगे का जो भाग था, उससे जिन कंपनियों को तकलीफ हो रही थी उन्होंने भी कोई षड्यंत्र करने में कसर नहीं छोड़ी होगी। उसके पश्चात जिस प्रकार से बाबा रामदेव आयुर्वेदिक दवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, घरेलू सामान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जगह जगह पतंजलि के स्टोर आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य व्यक्ति जिसके मन में स्वदेशी के प्रति भाव है, वो किसी भी विचार का हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन स्वदेशी का विचार यदि उस व्यक्ति के मन में है तो उसको एक केंद्र मिल गया। मेरे गांव में, मेरे शहर में कोई पतंजलि का केंद्र हो सकता है, वहां से वो व्यक्ति सामान खरीदता है तो उसके दिमाग में एक बात और भी आती है, केदारनाथ में यदि आपदा आती है तो पतंजलि, बाबा रामदेव क्या उसमें अपना सहयोग देते हैं, आर्थिक सहयोग कितना देते हैं। यदि देश में कहीं भूकंप आता है तो बाबा रामदेव पतंजलि के अपने ट्रस्ट के माध्यम से क्या सहयोग देते हैं। कोरोना की ये महामारी आती है तो बाबा रामदेव क्या सहयोग देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विदेशी कंपनियां हैं, जो यहाँ से पैसा कूट के लेकर जाती हैं विदेशों में, वो भारत से पैसा कमाकर विदेशों में लेकर जाते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ आपदाएं आती हैं तो क्या वे भी इस देश के नागरिकों के साथ में खड़े होते हैं? वे क्या यहाँ कुछ आर्थिक सहायता करते हैं? तो ठीक बात है कि जो व्यक्ति यहाँ का है, जो हमारे बीच का है, वो यदि व्यापार करके भी आगे बढ़ रहा है, जो स्वदेशी के मंत्र को आपको मंत्र के साथ में तंत्र भी दे रहा है, और केवल हम ये कह सकते हैं कि योग, आसन, प्राणायाम और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने की वकालत करता है, वो व्यक्ति यदि कोई गलत बयान देकर उसके लिए खेद प्रकट करता है तो मुझे लगता है उस विषय को वहीं समाप्त करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कुछ और षड्यंत्र चल रहे हैं, वे इस विषय को तूल देते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आलोचना कीजिए, कोई गलत बात नहीं है, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए, सवाल इधर से भी हैं, सवाल उधर से भी हैं, और उसमें से नवनीत निकलना चाहिए, और वो नवनीत मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या बाबा रामदेव का स्टैंड ठीक है? क्या वो फार्मा कंपनियों से, IMA से जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं वो ठीक है? उनके क्या जवाब हो सकते हैं? या फिर बाबा रामदेव को लेके दूसरा पक्ष जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, जिस प्रकार से हल्के ओछे शब्दों का उपयोग कर रहा है, क्या वो ठीक है? यदि नहीं तो उसका क्या उपचार होना चाहिए? इस सारे विषय में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और आपके विचारों के माध्यम से भी हमें भी ये पता लगेगा कि देश की जनता क्या सोच रही है, आखिर नब्ज क्या है इस समय देश की, वो आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है या एलोपैथी की ओर, और आखिर ये टकराव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होता है तो फिर इसका निराकरण किस प्रकार से होना चाहिए। इन्हीं
इन्हीं विषयों के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे। आपको यदि हमारा ये विषय अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाइए। शीघ्र ही फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।